मेरा चौहान और मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्टार क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 12th बायोलॉजी से लेसन नंबर 2 की नर एवं मादा युग्मकोद्भिद यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात का ध्यान रखें कि इस लेसन को समझने के लिए आपको कंटिन्यू वीडियो देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो जो है बीच में उठा के देख रहे हैं, नहीं। आप लेसन नंबर जो 2 है इसका शुरुआत से लेके आज तक जो वीडियो बन रहे हैं उसको कंटिन्यू आप देखते रहें, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो टॉपिक हैं वो एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। आप यदि पिछला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अगला टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अन्यथा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, इसमें अगला टॉपिक ले रहे हैं आज गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की बात करेंगे हम। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है ये अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन करके गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। ध्यान रखें, बहुत इजी सी परिभाषा भी बोल देता हूं मैं इसकी एक बार की, बहुत इजी बन जाएगी परिभाषा। कैसे कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 4 बनेंगे। और ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे कि ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है ये विभाजन करके मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन करके और गुरु बीजाणुओं का निर्माण किस तरह से करती है, इसका जो प्रोसेस है मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें बीजांडकाय की। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जो बीजांड की संरचना पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो सबसे अंदर का जो भाग है वो भ्रूण कोश है और इस भ्रूण कोश के चारों ओर मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से बना हुआ जो भाग होता है उसको हम कहेंगे बीजांडकाय। तो हमें ये पता होना चाहिए बीजांड की संरचना, और बीजांड की संरचना में हमें पता होना चाहिए कि बीजांडकाय कहाँ पर होता है या बीजांडकाय जो है कैसा होता है। तो ये जो बीजांडकाय है ये बीजांडकाय इस तरह से यहाँ पर होगा, मृदु उत्तकीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है। इसकी एक कंप्लीट इस तरह से बहुत सारी कोशिकाओं की लेयर होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने इस पार्ट को यहाँ पर निकाल दिया बाहर। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो बीजांडकाय है ये तो एपिडर्मिस जाएगी बाहर की कोशिकाएं, और इसके अंदर की जो कोशिकाएं ये तो एपिडर्मिस है, और इसके अंदर की जो ये जितनी भी कोशिकाएं ये सारी कोशिकाएं जो है ये कहलाएगी अधस्त्वचा। क्या कहलाएगी? अधस्त्वचा की कोशिकाएं कहलाएगी, या फिर कह सकते हैं इसको हाइपोडर्मिस। ये जो हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं हैं, इन हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका, जिसको मैंने यहाँ पर आपको अलग से दिखाया थोड़ा सा बड़ा करके, कोई भी एक कोशिका हो सकती है, जरूर नहीं है ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है। यानी कि ये जो हाइपोडर्मिस है इस हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में से यानी कि कोई एक जो कोशिका है वो एक कोशिका प्रपशु आरंभक की भांति कार्य करती है या फिर प्रपशु आरंभक के जैसे काम करती है। इस प्रपशु आरंभक को इंग्लिश में कहेंगे हम आर्किस्पोरियल इनिटियल। तो हाइपोडर्मिस जो है इसकी कोई एक कोशिका किसकी भांति काम करती है? आर्किस्पोरियल इनिटियल की या फिर प्रपशु आरंभक की तरह कार्य करती है। ये जो अब देखते हैं हम आगे, ये जो कोशिका है आर्किस्पोरियल इनिटियल की जैसे जो काम करेगी, इस कोशिका में परिणत विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन। ये जो पेरिक्लिनल डिवीजन है क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये वर्ड थोड़ा अटपटा है, प्रत्येक बच्चे को समझ में नहीं आता है। 2 प्रकार के विभाजन होते हैं, एक तो होता है परिणत और एक होता है अपनत। ठीक है, इसको तो हम कहेंगे पेरिक्लिनल और इसको कहेंगे एंटीक्लिनल। पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल बोलेंगे इनको। तो इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ कि परिणत में क्या होता है, जैसे कोई पादप कोशिका है, इस तरह की होती है पादप कोशिका, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ, ये एक पादप कोशिका, इधर भी मैं बना देता हूँ, ये कोई पादप कोशिका है एक। ठीक है, अब देखो परिणत विभाजन में क्या होता है, ये इसकी सरफेस है, सतह है दोनों है,
ये नीचे की सतह और ये ऊपर की सतह, इधर भी हम देखो सतह हो जाएगी, ये कोशिका की सतह कहलाएगी। अब देखो ये जो सतह है, इस सतह में हम बात करें, यदि यहाँ पे केंद्रक आ गया, केंद्रक यहाँ पर होगा, वहां से विभाजन करेगी, तो यहाँ से विभाजन कर रही है, इस जो सतह है इसके समांतर विभाजन कर रही है, तो ये कहलाएगा परिणत विभाजन। क्या कहलाएगा? परिणत विभाजन कहलाएगा। और ये इस तरह से दो कोशिकाएं बना देगी अलग अलग, एक कोशिका इधर ऊपर बन जाएगी और एक कोशिका यहाँ बन जाएगी, इस तरह से दो कोशिकाएं बन जाती है, ठीक है। लेकिन अपनत विभाजन में क्या होता है, इसके लंबवत ये जो सतह है इसके समांतर नहीं होकर के इसके लंबवत यदि विभाजन होता है इस तरह से, तो इसको कहेंगे हम अपनत विभाजन। इसमें किस तरह से विभाजन होगा, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। अपनत विभाजन में क्या होता है, दो इस तरह से कोशिकाएं बन जाती हैं, एक कोशिका इधर बन जाएगी और एक कोशिका इधर बन जाती है, इस तरह से दो कोशिकाएं बनती हैं। ऐसा विभाजन हो रहा है तो यह है परिणत, और इस तरह का विभाजन हो रहा है तो यह अपनत। हमें केवल इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर यदि समांतर जो सतह है उसके समांतर विभाजन हो रहा है तो परिणत, और ये जो सतह है इसके लंबवत विभाजन हो रहा है तो ये कहलाएगा अपनत। इतना सा ध्यान रखना है। तो ये जो आर्कीस्पोरियल इनिटियल है, इसमें कौन सा विभाजन होता है प्यारे बच्चों? परिणत विभाजन होता है। इतना सा आपको ध्यान में रखना थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो परिणत विभाजन है, परिणत विभाजन होने के बाद में ये क्या करेगी, दो कोशिकाएं बनाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये दो कोशिकाएं बनाएगी, एक और दो। पहली जो कोशिका होती है इसको हम कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जो बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ जो कोशिका बन रही है। जैसे ये विभाजन करेगी, यहाँ पर परिणत विभाजन का मतलब इस तरह से ये विभाजन हुआ, तो एक कोशिका तो ये बनेगी बाहर की तरफ और ये बनेगी अंदर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ कोशिका बनेगी इसको हम कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पेराइटल सेल। पेराइटल है यहाँ पर, सॉरी, पेराइटल सेल, इसका ध्यान रखें। प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पेराइटल सेल के नाम से जानते हो। और दूसरी कोशिका जो अंदर की तरफ बन रही है, भीतर की तरफ बन रही है, इस कोशिका को हम कहेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। इस कोशिका को क्या कहेंगे? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या फिर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के नाम से जानते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो बीजांडकाय है इसकी हाइपोडर्मिस की कोई एक कोशिका आर्कीस्पोरियल इनिटियल की भांति काम करती है या फिर पशु आरंभ की तरह काम करती है, और इसमें परिणत विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और ये दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। जो बाहर की तरफ कोशिका बनेगी इसको हम कहेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और जो अंदर की तरफ कोशिका बनेगी उसको कहेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब इसको हम आगे लेते हैं। मैंने उस डायग्राम को यहाँ पर बना दिया है। बाहर की तरफ कौन सी है? प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और अंदर की तरफ कौन सी कोशिका है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है, यानी कि बाहर की तरफ जो कोशिका है, इसमें या तो विभाजन होता ही नहीं है, और देखो या तो क्या होगा, इसमें विभाजन होता ही नहीं है, अविभाजित होगी, और या फिर विभाजित होकर के एक भित्ति का निर्माण करती है। मैं आपको बता दूंगा कि ये भित्ति का निर्माण कहाँ पर करेगी। हमें अभी इतना ध्यान रखना है कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका या तो अविभाजित होगी यानी कि विभाजन नहीं करेगी, और यदि ये विभाजित होती है तो विभाजित होकर के भित्ति का निर्माण करती है। जब लघु बीजाणु बनेंगे तो उन लघु बीजाणुओं के चारों ओर भित्ति बनाने का काम करती है। नेक्स्ट है अपने पास दूसरी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। दूसरी कौन सी है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है। ये जो कोशिका है यहाँ पर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करती है। मैं यहाँ लेकर आया वापस आपको गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी कि ये जो कोशिका है इसी कोशिका को हम क्या कह सकते हैं? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कह सकते हैं। तो ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करती है, और इसमें क्या होता है? मियोसिस होता है, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या फिर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है ये अर्धसूत्री विभाजन करती है और 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर देती है। कितने बनेंगे? 4 अगुणित। वापस देखो यहाँ पर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका मियोसिस करती है और 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जो है, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका मियोसिस करती है
और 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर देती है। मैंने जिनको यहाँ डायग्राम के द्वारा आपको बताया है। इसमें टोटल कितने बन गए, 1 2 3 और 4। ये 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। ये जो चारों गुरु बीजाणु हैं ये रैखिक चतुष्क में विभाजित होते हैं। टेट्राड के बारे में हमने पढ़ा, 5 प्रकार के टेट्राड के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो चतुष्क है कैसा है, रैखिक है या लाइनर बोल सकते हैं इसको। तो एक ही रेखा में व्यवस्थित है, इसलिए हम कह रहे हैं रैखिक चतुष्क में ये चारों जो गुरु बीजाणु जो है वो व्यवस्थित होते हैं। अब मैंने कहा था आपको कि ये जो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, इस गुरु बीजाणु के अंदर यदि ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है ये विभाजन करती है तो इसके चारों तरफ यहाँ पर भित्ति का निर्माण कर देगी, और विभाजित नहीं होती है तो ये जैसे के जैसे रह जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें जो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे, इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु यहाँ से यहाँ तक के, ये 3 गुरु बीजाणु जो है ये नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों नष्ट हो जाएंगे, बचेगा कितना, 1 गुरु बीजाणु। इन तीनों में से कोई एक जो है वो सक्रिय हो जाता है। क्या करेगा, सक्रिय होकर के किसका निर्माण करेगा, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, किसका निर्माण करेगा। ये चारों में से 3 नष्ट हो जाएंगे, कोई एक जो है वो सक्रिय हो जाएगा और सक्रिय होकर के भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। ध्यान रहे। अब हम बात करते हैं ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या कहलाएगा, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाता है। ध्यान रखना, मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका जो है क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु। यहाँ पर 4 बनेंगे, 3 नष्ट हो जाएंगे, जो एक सक्रिय होगा उस सक्रिय गुरु बीजाणु को हम कहेंगे मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। ठीक है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना मुझे कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका जो है किसे कहा जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है वो किसे कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फटाफट से वापस बता देता हूँ आपको कि बीजांडकाय जो है इसकी हाइपोडर्मिस की कोई एक कोशिका आर्की स्पोरियल इनिटियल की भांति कार्य करती है और अपने आप में परिणत विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन करती है और 2 कोशिकाएं बनाती है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये या तो अविभाजित रहेगी यानी कि विभाजन नहीं करेगी, और या विभाजन करेगी तो किसका निर्माण करेगी, भित्ति का निर्माण करती है। किसके चारों ओर, गुरु बीजाणुओं के चारों ओर। दूसरी कोशिका है अपने पास प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, इसको क्या कह सकते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। ये मेयोसिस करती है यानी कि अर्धसूत्र विभाजन करती है और 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण कर देती है। ये जो 4 गुरु बीजाणु बनेंगे ये रैखिक चतुष्क के रूप में विन्यासित होते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं लीनियर जो टेट्राड है उसके रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से 3 जो है वो नष्ट हो जाएंगे और एक सक्रिय होकर के भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। अब हम आगे जो है टॉपिक लेने वाले हैं भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद। एक बार आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। एम्ब्रियस एक या फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी पढ़ा था कि जो लास्ट में कितने गुरु बीजाणु बनेंगे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है अर्धसूत्रीय विभाजन करती है और 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ 4 जो है अगुणित गुरु बीजाणु, जिसमें से एक जो है वो कहलाता है सक्रिय गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद है उसकी प्रथम कोशिका भी कहते हैं, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या है, सक्रिय गुरु बीजाणु, ध्यान में रखना। इसके अलावा 3 जो है गुरु बीजाणु, वो 3 गुरु बीजाणु क्या करते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये तीनों गुरु बीजाणु नष्ट हो जाएंगे। एक जो है गुरु बीजाणु वो सक्रिय होकर के किसका निर्माण करता है, भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। कैसे करेगा इसको हम देख लेते हैं।
ये जो सक्रिय गुरु विजाणु है इसका केंद्रक, ये केंद्रक 3 बार विभाजन करता है। कितनी बार विभाजन करेगा? 3 बार विभाजन करता है। तो हम लिख लेते हैं इसको, यहाँ पर ये हो जाएगा इसका प्रथम विभाजन। प्रथम विभाजन, जब प्रथम विभाजन करेगा तो ये इस प्रकार से करेगा, यहाँ से ये 2 भागों में बंट जाता है। तो कैसे होगा इसमें देखो, यहाँ पर ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु में ये जो केंद्रक है इसमें प्रथम विभाजन होता है और ये 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। और ये दोनों केंद्रक जो है एक इस ध्रुव पर आ जाएगा जो निभाग होता है बीजाणुकाय का, और ये हो जाएगा आपके बीजांड द्वार। इस तरफ बीजांड द्वार है, इस तरफ निभाग है। बीजांड की संरचना आपको याद होनी चाहिए। तो एक तरफ बीजांड द्वारी सिरे की ओर, एक तरफ निभागी सिरे की ओर, यानी कि दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं, क्योंकि इनके बीच बीच में जो है बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है, या फिर हम उनको कह सकते हैं वैक्यूल। क्या होती है भाई? वैक्यूल। बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है, इसलिए ये दोनों जो केंद्रक है दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अब ये इनमें क्या होगा, ये जो 2 केंद्रक हैं इनमें दूसरा विभाजन होगा। दूसरा विभाजन किस तरह से? जैसे ये केंद्रक है इसमें इस तरह से विभाजन होगा, इसमें भी एक विभाजन होगा। तो यहाँ पर 2 केंद्रक बन जाएंगे इस ध्रुव पर, और निभागी सिरे वाला जो ध्रुव है उस पर भी 2 केंद्रक बन जाएंगे। तो इसको अगले डायग्राम में हम इस तरह से बता देंगे कि ये जो सक्रिय गुरु बीजाणु है इसमें 2 केंद्रक तो बीजांड द्वारी सिरे की ओर बन जाते हैं इस ध्रुव पर, और 2 ही केंद्रक जो है निभागी सिरे की ओर बन जाते हैं। बीच में ये वैक्यूल आ जाएगी बड़ी बड़ी, जिसके कारण ये दोनों जो है ध्रुवों पर स्थित होते हैं केंद्रक। अब बात करते हैं हम कितने केंद्रक बन गए यहाँ पर? 4 केंद्रक। अभी तक 2 विभाजन हुए। प्रथम विभाजन 2 केंद्रक बने, द्वितीय विभाजन हुआ 4 केंद्रक बने। अब इसमें होगा तीसरा विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? तृतीय विभाजन होगा इन केंद्रकों में। और तृतीय विभाजन होने के कारण देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, 2 भागों में ये और 2 भागों में, यानी कि 4 तो इस तरह बन जाएंगे और 4 ही इस तरह बन जाएंगे। टोटल 8 केंद्रक बन जाएंगे। कितने केंद्रक बनेंगे? 8 केंद्रक बनेंगे। तो मैं इनको एक डायग्राम के जरिए आपको बता देता हूँ कि 1 2 3 और 4, इस तरफ भी 1 2 3 और 4, दोनों तरफ 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। अब होता क्या है इसमें, ये जो 4-4 केंद्रक है, 4 इस तरह बन गए, 4 इस तरह बन गए, टोटल कितने केंद्रक हो गए? 8 केंद्रक हो गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे वाला डायग्राम के बारे में। टोटल यहाँ पर 3 विभाजन हुए। सबसे पहले प्रथम विभाजन 2 केंद्रक बने, फिर दूसरा विभाजन 4 केंद्रकों का निर्माण हुआ, फिर तीसरा विभाजन और कितने केंद्रक बन गए? यहाँ पर 8 केंद्रक बन गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला डायग्राम जो है उसमें क्या होगा, ये जो 4 इस तरफ है और 4 इस तरफ केंद्रक हैं, इनमें से एक एक केंद्रक जो है वो मध्य में आ जाता है। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 3, और इस तरफ भी कितने बच जाएंगे? 3 केंद्रक बच जाएंगे। इन चारों में से, है ना, इन चारों में से, जैसे इधर 4 बना देता हूँ, इधर 4, इन चारों में से एक यहाँ आ जाता है और एक यहाँ आ जाता है। तो ये दोनों जो है बीच में आ जाएंगे, यहाँ पर एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये दोनों बीच में आ जाएंगे। ये केंद्रक बीच में आएंगे, इनको हम कहेंगे ध्रुवीय केंद्रक। और ये जो ध्रुवीय केंद्रक है आपस में जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे? ध्यान रखना है, सलीन केंद्रक का निर्माण करते हैं। इनको सलीन केंद्रक भी कहेंगे, क्योंकि आपस में जुड़ जाएंगे तो सलीन केंद्रक कहेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पर 4 जो केंद्रक थे, इस तरफ भी 4 केंद्रक थे, इस तरफ 4 में से एक जो है बीच में आ गया, इधर भी 4 में से एक बीच में आ गया। ये जो 2 केंद्रक बीच में आएंगे इनको क्या कहेंगे? ध्रुवीय केंद्रक या सलीन केंद्रक के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये जो केंद्रक है बीच में आ जाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी? देखो इस तरह से कुछ कंडीशन बनेगी आगे की। तीन केंद्रक तो इस तरफ बचेंगे निभागी सिरे की ओर या निभागी ध्रुव की ओर, और 3 ही केंद्रक बच जाएंगे आपके बीजांड द्वारी ध्रुव की ओर, और बीच में जो है 2 केंद्रक जो है सलीन केंद्रक कहलाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये कंडीशन बन जाती है।
अब आगे जो है ये लगभग कंप्लीट जो है और भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण हो गया है, बस केवल कोशिकाओं के। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक ये जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य में ये सारे केंद्रक जो है, यहाँ पर 8 केंद्रक जो है, 8 केंद्रक सारे के सारे या एक ही कोशिका के अंदर मौजूद है। अब क्या होगा, ये अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर देंगे। यहाँ पर कितनी कोशिकाएं बनाएंगे, ये 7 कोशिकाएं बनाएंगे। कितनी, 7 कोशिका का निर्माण करते हैं, 7 कोशिकाएं बनाएंगे। तो किस तरह से बनाएंगे, देखो इस तरफ बात करते हैं अपन। जो भ्रूण कोश है उसका डायग्राम बना देता हूं मैं कंप्लीट। अब लास्ट स्टेज में पहुंच गया हूं। एक कोशिका जो है यहाँ पर बनेगी, एक कोशिका यहाँ पर बनती है, एक कोशिका को यहाँ बनाते हैं। इधर भी इस तरह से 3 कोशिकाएं बनेगी, क्योंकि 3 केंद्रक हैं। ये इसके अंदर आ जाएगा, 1 2 और 3। ये जो तीनों केंद्रक है अपने चारों तरफ जीव द्रव्य का आवरण घेर लेते हैं और एक नई कोशिका का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 कोशिकाएं बन जाएगी, और ये जो बीच में है ये दोनों केंद्रक जो है आपस में जुड़ जाते हैं, और ये एक बड़ी कोशिका बन जाती है, जिसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट बना देता हूँ। ये एक बड़ी कोशिका बन जाती है अंदर। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो यहाँ पर ये है निभागी शिरा। ये जो निभागी शिरा है, यहाँ पर ये जो तीनों कोशिकाएं हैं, इन तीनों कोशिकाओं को हम कहेंगे, ये जो आपको तीनों कोशिकाएं दिखाई दे रही है, इन तीनों कोशिकाओं को हम कहेंगे प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं कितनी होती है, 3 होती है। ध्यान रखना, प्रतिमुख कोशिकाएं जो है ये कितनी होती है, 3 कोशिकाएं होती है। ये जो बीच वाली जो कोशिका है इसको हम कहेंगे केंद्रीय कोशिका, इसको हम कहेंगे केंद्रीय कोशिका। कितनी होती है संख्या में, 1 होती है, ध्यान रखना हमें। और यहाँ पर ये जो कोशिका है इसको कहेंगे हम अंड कोशिका। ऊपर की तरफ जो कोशिका है इसको कहेंगे अंड कोशिका, और इन दोनों को कहेंगे हम सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। अंड कोशिका कितनी है, 1, और सहायक कोशिकाएं कितनी है, 2। इन तीनों के समूह को हम कहते हैं अंड समुच्चय, या फिर इसको कहेंगे अंड उपकरण। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए। कई बार 1 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अंड समुच्चय अंड उपकरण क्या है। जो भ्रूण कोश है उसमें बीजांड द्वारी सिरे पर, भ्रूण कोश में बीजांड द्वारी सिरे पर अंड कोशिका व सहायक कोशिकाओं के समूह को हम कहेंगे अंड समुच्चय या अंड उपकरण। ध्यान रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पर कि ये जो है परिपक्व भ्रूण कोश हो गया। क्या हो गया, परिपक्व भ्रूण कोश। ध्यान रखना, कई बार इसका डायग्राम पूछ लेते हैं कि परिपक्व भ्रूण कोश जो है उसका नामांकित चित्र बनाइए। अब इसमें हम बात करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बात करी थी, एक क्वेश्चन पूछा था कि जो भ्रूण कोश होता है उसमें कुल कितनी कोशिकाएं होती है और कुल केंद्रक कितने होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नोट करके कि जो भ्रूण कोश है इसमें कुल कोशिकाएं कितनी होती है, 7 होती है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, 3 कोशिकाएं निभागी सिरे की ओर और 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार सिरे की ओर और एक मध्य में जो कोशिका होती है जिसको हम केंद्रीय कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ये टोटल कोशिकाएं 7 हो जाएगी। और कुल केंद्रक की बात करें, टोटल न्यूक्लियस की बात करें, तो टोटल न्यूक्लियस होंगे आपके 8। किस तरह से, 3 तो हो जाएंगे आपके प्रतिमुख कोशिका जो है, इनमें तीनों में एक केंद्रक, और 3 ही हो जाएंगे आपके अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इन तीनों में एक केंद्रक। और केंद्रीय जो कोशिका होती है इसमें 2 केंद्रक होते हैं। ध्यान रखना, 2 केंद्रक, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सलीन केंद्रक। ये जो 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो 2 केंद्रक इसमें होते हैं। तो कुल केंद्रक कितने हो गए अपने पास, 8, कोशिकाएं कितनी हो गई, 7। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है
कि भ्रूण कोश में कुल कितनी कोशिकाएं और कुल कितने केंद्रक होते हैं। तो कोशिकाओं की बात करें तो 7 और केंद्रक की बात करें तो 8 होते हैं। ये ध्यान में रखना अपन को। परिपक्व भ्रूण कोश का नामांकित चित्र भी पूछा जाता है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना डायग्राम कि प्रतिमुखी कोशिकाएं, केंद्रीय कोशिकाएं, अंड कोशिका और सहायक कोशिका ये मिलकर के भ्रूण कोश बनाएगी। और कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है अंड समुच्चय और अंड उपकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना जो भ्रूण कोश है इसमें बीजांड द्वारी सिरे पर उपस्थित अंड कोशिका व सहायक कोशिका के समूह को हम कहेंगे अंड समुच्चय या अंड उपकरण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, लेसन नंबर 2 जो है वो आज अपना समाप्त हो गया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो मेरे वीडियो हैं आपको पसंद आ रहे होंगे, इनको लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।